नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट के बारे में। दोस्तों, बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही बेटर अंदाज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। भौगोलिक विचारधारा का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करूंगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 एमसीक्यूज के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। 100 क्वेश्चंस आपके होंगे, लेकिन उसको मैं समझाऊंगा तो कम से कम 200 क्वेश्चंस आपके वीडियो के माध्यम से, आज के वीडियो के माध्यम से आपके तैयार होंगे। जियोग्राफी के पहले पेपर में आपको पढ़ना होता है ये जियोग्राफिकल थॉट के बारे में, ठीक है। बीए 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी कॉलेज में, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, या ऐसे किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी और ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है ये शुक्ला स्टडी पॉइंट। और हमारा एक दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहां पर भी मैंने जो है इसके कई लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए, तो आप देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन पेपर अभी जस्ट हुआ, 2026 का क्वेश्चन पेपर है, एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीए 6 सेमेस्टर, ठीक है। और इसको मैं आपको बताऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में 100% यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। 100 क्वेश्चंस मैं चर्चा करूंगा, लेकिन समझाऊंगा कि किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी ईयर में पूछा जाए, 2026, 27, 28, 29, 30, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये लेक्चर। पहला क्वेश्चन है आपका, अपवादवाद के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों बताएंगे, अपवादवाद के प्रतिपादक कौन है? अपवादवाद, अपवादवाद की अगर बात की जाए तो इसके प्रतिपादक है इमैनुअल कांट नाम के विद्वान। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। भूगोल में अपवादवाद की नींव प्रसिद्ध जर्मन के दार्शनिक थे इमैनुअल कांट, उन्होंने रखा था। और इनका मानना था कि भूगोल अन्य विज्ञानों से अलग होता है, क्योंकि यह काल यानी टाइम के बजाय स्पेस के आधार पर तथ्यों का अध्ययन करता है, ठीक है। बाद में 1953 ईस्वी में एक विद्वान और आते हैं। 1953 में फ्रेड के सेफर ने अपने प्रसिद्ध लेख मतलब कि इसमें एक लेख लिखा था उन्होंने, अपवादवाद, मतलब कि भूगोल में अपवादवाद नाम का एक लेख लिखा, और उसमें उन्होंने इस विचार की कड़ी आलोचना करी, जिससे भूगोल में मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत होती है। तो इसका अपवादवाद का विरोध भी किया था किसने? किसने किया था? फ्रेड के सेफर ने किया था इमैनुअल कांट के विचारों का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, अवधारणा लेबेंसराम संबंधित है, बताएंगे फटाफट से आप बताएंगे। अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट है आपका लेबेंसरम, लेबेंसरम की अगर बात करें, लेबेंसराम, लेबेंसराम संबंधित है किससे? ये रेटजल से रिलेटेड है दोस्तों। किससे? रेटजल से, एफ रेटजल, ठीक है, फ्रेडरिक रेटजल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका लेबेंसराम मतलब जानते हैं क्या होता है? लेबेंसराम मतलब होता है रहने के लिए स्थान, लिविंग स्पेस कहते हैं लेबेंसराम को। इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था राजनीतिक भूगोल के पिता कहे जाते हैं फ्रेडरिक रेटजल, मानव भूगोल के जनक भी कहे जाते हैं। इन्हीं की शिष्या थी, क्या नाम था उनका? रेटजल की शिष्या थी, उनका नाम था, मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं रेटजल, और उनकी शिष्या थी कुमारी एलन चर्चल सैंपल, ठीक है। एंथ्रोपोजियोग्राफी नाम का ग्रंथ लिखा था रेटजल साहब ने, और पॉलिटिक्स मतलब कि पॉलिटिक्स जियोग्राफी भी इन्होंने लिखा था पुस्तक, ठीक है। और उन्होंने तुलना की राज्य की तुलना एक जीव से करी थी। ऑर्गेनिक थियरी ऑफ स्टेट में उन्होंने बताया कि जैसे जीव को बढ़ने के लिए स्थान चाहिए, वैसे ही एक शक्तिशाली राज्य को और अपने भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार करेंगे, तभी जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा बीडाल डी लाब्लास या वाइडल डी लाब्लास से संबंधित है? दोस्तों, कौन सी अवधारणा बीडाल डी लाब्लास से संबंधित है? तो इनमें से देखें, पेज संकल्पना और विशिष्ट जीवन पद्धति, जेनरे द वी, ये सब जो है संकल्पनाएं वाइडल डी लाब्लास से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ए एंड बी। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं ये पॉल बीडाल डी लाब्लास, फ्रांस के विद्वान हैं। संभववाद की विचारधारा मानव भूगोल में इन्होंने दी है और संभववाद के जनक माने जाते हैं, ठीक है। पेज संकल्पना क्या है दोस्तों? पेज संकल्पना की अगर बात की है तो इसके तहत उन्होंने छोटे छोटे समरूप क्षेत्रीय इकाइयों का अध्ययन किया, जिसमें विशिष्ट जीवन पद्धति उन्होंने पाई। और दूसरा है जेनर दबी, जेनर दबी यानी विशिष्ट जीवन पद्धति इसको कहते हैं। इसका मतलब होता है जीवन पद्धति या जीवन जीने का तरीका, किसी समाज के पर्यावरण के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तालमेल को दिखाता है ये, ठीक है। तो दोनों का अध्ययन इन्होंने किया। 4 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, जनसंख्या संसाधन प्रदेश की अवधारणा संबंधित है किससे? जनसंख्या संसाधन की अवधारणा संबंधित है किससे? संबंधित है दोस्तों, एकरमैन से संबंधित है। एकरमैन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं एकरमैन, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एडवर्ड ए एकरमैन का पूरा नाम है। 1970 ईस्वी में इन्होंने विश्व को जनसंख्या और संसाधनों के अनुपात और तकनीकी विकास के स्तर पर 5 प्रमुख जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा था।
ठीक है, किसने? एकरमैन ने। पहला था संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार, दूसरा था यूरोपीय प्रकार, तीसरा था मिस्र का प्रकार अत्यधिक जनसंख्या और कम संसाधन वाला, चौथा था ब्राजील प्रकार कम जनसंख्या अधिक संसाधन ब्राजील में, पांचवा था आपका चीन प्रकार या मुख्य प्रकार की भूमि। ठीक है, इस तरीके से 5 जो है जनसंख्या संसाधन प्रदेश के बारे में बताया था किसने? एकरमैन साहब ने। अगला क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन भूगोल की प्रकृति से संबंधित है? बताएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से भूगोल की प्रकृति से संबंधित दोस्तों क्षेत्रीय भिन्नता का निरूपण, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूगोल की कोर प्रकृति क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करना है। इस विचार को रिचर्ड हार्टसॉन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में दिया था और उस पुस्तक का नाम है दोस्तों द नेचर ऑफ जियोग्राफी। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है द नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? द नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक को लिखा रिचर्ड हार्टसॉन ने। कब लिखा था? 1939 में पुस्तक प्रकाशित हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने, हमारे ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, आपके प्रैक्टिस सेट आपको ऑब्जेक्टिव वाले तमाम सारे प्राप्त करने हैं, आप एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख दीजिएगा। 6 सेमेस्टर की फीस मात्र 100 रुपये है। जियोग्राफी के दोनों पेपर के पेपर 1 पेपर 2 और को करिकुलर यानी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 55 अच्छे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे मात्र 100 रुपये फीस में। जैसे आप इतना एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा व्हाट्सएप पर ही, वहीं पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने उसी स्कैनर पर, उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज देना है। जैसे इतना आप करेंगे आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का, को करिकुलर का, सभी के प्रैक्टिस सेट। आपको किताब या सीरीज लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यह बात आप ध्यान रखेंगे। कई सारे विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर पिछले साल के मैंने सॉल्व किए हुए हैं, सबके आंसर के साथ आपको मिल जाएगा, तो बड़ा फायदा होगा आपका। और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न खूब आएंगे। आपकी जो किताब होती है वहाँ से प्रश्न परीक्षा में कम ही आते हैं, लेकिन जब मैं जो बताता हूँ वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आपको किताब या सीरीज लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करके बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे, लिखने वाला भी नोट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला ज़्यादा नोट्स आपको मिलेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा बहुत सारी हो रही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है अवस्थिति की संकल्पना के अंतर्गत सम्मिलित है। अवस्थिति की संकल्पना के अंतर्गत सम्मिलित है क्या दोस्तों? ज्यामितीय स्थिति, प्राकृतिक स्थिति, सापेक्ष स्थिति, तीनों संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यामितीय स्थिति क्या है दोस्तों? अक्षांश और देशांतर के माध्यम से पृथ्वी पर किसी स्थान की निरपेक्ष या निश्चित स्थिति को ज्यामितीय स्थिति कहते हैं। प्राकृतिक स्थिति क्या है? जैसे कि किसी स्थान की प्राकृतिक विशेषता, जैसे कहाँ पर पर्वत है, नदी है, पठार है, पहाड़ है, समुद्र है, ये प्राकृतिक स्थिति है। सापेक्ष स्थिति मतलब होता है किसी अन्य ज्ञात स्थान जैसे शहर या आर्थिक केंद्र, संदर्भ से दूरी या दिशा, किस स्थिति में आप स्थित हैं। तो ये सब तीनों जो होते हैं ये अवस्थिति की संकल्पना के अंतर्गत आते हैं। 7 नंबर प्रश्न, बृहत मपनी का वास्तविक उदाहरण है। बृहत मपनी दोस्तों 1/50 यानी मानचित्र कला में मपनी का नियम उल्टा चलता है। जिस भिन्न का हर जितना छोटा होता है वह उतनी ही बहुत ही बड़ी या बृहत मपनी मानी जाती है। 1/50 का मतलब जानते क्या होता है? इसका मतलब है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के केवल 50 सेंटीमीटर को दिखा रहा है। या बहुत छोटे क्षेत्र यानी जैसे एक कमरे या घर के प्लान को बहुत विस्तार से दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये बृहत मपनी होती है। और जबकि सी वाला ऑप्शन जो है 1/5 यहाँ पर 50 लाख लिखा हुआ है, तो एक लघु मपनी के अंतर्गत ये लघु मपनी है और ये बृहत मपनी है। तो ये मपनी जो दोस्तों क्या करती है, पूरे विश्व या विश्व को दिखाने का काम करती है ये वाली, और ये जो है किसी गाँव को, किसी एक कमरे को, किसी घर के प्लान को दिखाती है। 8वां प्रश्न आपका आ चुका है, कंपेज का प्रयोग किया गया। कंपेज का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? डी विटलसी ने किया था। डी विटलसी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपेज शब्द का प्रयोग अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे डर्बेंट विटलसी, उन्होंने किया था। कंपेज एक भौगोलिक प्रादेशिक क्षेत्र को दर्शाता है जहां मानव और उसका भौतिक पर्यावरण पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ करके कार्यात्मक इकाई फंक्शनल होल का निर्माण करते हैं। विटलसी को 1936 में विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत किया था, इसी के लिए इनको जाना जाता है विटलसी को। तो विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटा था, विटलसी ने 13 कृषि प्रदेशों में बांटा पूरे संसार को। 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक रूपवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? एक रूपवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया था किसने? जेम्स हटन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भू आकृति वैज्ञानिक हैं ये। एक रूपतावाद की अगर बात की जाए तो इसका सिद्धांत भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। और इसके प्रतिपादक हैं कौन? जेम्स हटन। कब किया था? 1785 में किया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
स्कॉटिश भूवैज्ञानिक हैं ये। क्लियर। और इन्होंने ये एक कथन इनका बड़ा फेमस है, वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। किसने कहा था? तो आप बताएंगे जेम्स हटन ने कहा था। क्या? वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। द प्रेजेंट इज द की ऑफ द पास्ट। इसका मतलब ये है कि जो भूगार्भिक प्रक्रियाएं जैसे अपक्षय अपर्दन हुआ आज काम कर रही हैं, वही अतीत में भी काम कर रही थी और उसकी गति हमेशा समान रहती है। 10 नंबर प्रश्न है, व्यवहार परक भूगोल की संकल्पना का किसने सूत्रपात किया? व्यवहार परक भूगोल की संकल्पना का सूत्रपात किया था विलियम किर्क नाम के विद्वान ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विलियम किर्क। व्यवहारवाद भूगोल की शुरुआत 1950 और 1960 के दशक में मात्रात्मक क्रांति के विरोध में हुई थी। विलियम किर्क ने 1952-1953 के अपने शोध पत्रों में इस बात पर जोर दिया था कि मनुष्य पर्यावरण के प्रतिक्रिया वास्तविक पर्यावरण को देख करके नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क में बने पर्यावरण के मानसिक मानचित्र या व्यवहार आत्मक पर्यावरण के आधार पर करता है। तो विलियम किर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन से, भूगोल में मार्क्सवादी चिंतन का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया था? बताएंगे फटाफट से। भूगोल में मार्क्सवादी चिंतन का आरंभ दोस्तों किसने किया था? विलियम बुंगी ने किया था, विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम बुंगी या विलियम हार्वे ने किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी ऑप्शन हो सकता है, फिर डी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे सटीक होगा दोस्तों विलियम बुंगी, इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्पों में से। अगर नहीं आता तो यहाँ पर डेविड हार्वे भी लग सकता है, लेकिन सी एंड डी में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो विलियम बुंगी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है आपका, तुआन ने सर्वप्रथम 1976 में किस शब्द का प्रयोग किया था? 12 नंबर, तुआन ने सर्वप्रथम 1976 में दोस्तों मानवतावाद शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, मानवतावाद शब्द का प्रयोग किया था। चीनी अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं यी फू तुआन, उनको भूगोल में मानवतावादी भूगोल ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1976 में अपने एक प्रसिद्ध शोध पत्र ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी शब्द को परिभाषित किया और इसके अलावा तुआन ने टोपोफिलिया यानी स्थान के प्रति लगाव शब्द को भी बताया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, पुस्तक मानव भूगोल एक कल्याणपरक उपागम संबंधित है। ह्यूमन जियोग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच पुस्तक किसने लिखी? 13 नंबर, ह्यूमन जियोग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच, इस पुस्तक को लिखा डेविड स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, डेविड स्मिथ की पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, डेविड स्मिथ, और इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और 1977 में युगांतकारी पुस्तक लिखी इन्होंने, ये बड़ी फेमस पुस्तक है। ठीक है, इसका इस उपागम का मुख्य ध्येय यह देखना था कि किसे क्या कहाँ और कैसे मिलता है। ठीक है, अर्थात समाज को संसाधन और कल्याण का वितरण कैसे होता है, सब डेविड स्मिथ ने बताया था। अगला प्रश्न है, किसने आर्थिक आधार संकल्पना के विकास में योगदान दिया था? आर्थिक आधार संकल्पना इकोनॉमिक बेस कॉन्सेप्ट के विकास में योगदान दिया था किसने दोस्तों? होमर, होयट, रिचर्ड एंड्रयूज और उलमैन, तीनों ने दिया था। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 15 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, केंद्र स्थल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? केंद्र स्थल, सेंट्रल प्लेस, मार्क जेफरसन ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्क जेफरसन। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है, केंद्र स्थल सिद्धांत, ठीक है, वाल्टर क्रिस्टालर ने किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों केंद्र स्थल सिद्धांत की अगर बात की है, केंद्र स्थल सिद्धांत वाल्टर क्रिस्टालर ने दिया था, लेकिन केंद्र स्थल शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो किया था दोस्तों, सर्वप्रथम पूछा गया इसलिए यह सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1931 में मार्क जेफर ने। कब किया था? 1931 में मार्क जेफरसन ने किया था। ठीक है, अपने एक लेख में मार्क जेफरसन को नगरीय भूगोल में प्रधान शहर का नियम देने के लिए जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्रिस्टालर ने इसको बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया था। 16 नंबर प्रश्न आपका जो केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अब यहाँ पर प्रश्न आप लगा देंगे क्या? वाल्टर क्रिस्टालर लगा देंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाल्टर क्रिस्टालर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जर्मन भूगोलवेत्ता हैं वाल्टर क्रिस्टालर, उन्होंने 1933 में दक्षिण जर्मनी के नगरों के अध्ययन पर आधारित केंद्र स्थल सिद्धांत सेंट्रल प्लेस थ्योरी का प्रतिपादन किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भौगोलिक ग्रंथ 17 नंबर, भौगोलिक ग्रंथ सूर्य प्रजापति संबंधित हैं। भौगोलिक ग्रंथ सूर्य प्रजापति जैन काल से संबंधित हैं, बौद्ध काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से दोस्तों। तो जैन काल से रिलेटेड है, ये बात आप ध्यान, कौन काल से? जैन काल से रिलेटेड है भौगोलिक ग्रंथ सूर्य प्रजापति। ठीक है, प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान और भूगोल संबंधित ग्रंथ सूर्य प्रगति, सूर्य प्रजापति और जम्बू प्रगति की रचना जैन काल के विचारकों के द्वारा करी गई है। इस ग्रंथ में सूर्य की गति, दिन और रात की अवधि, ब्रह्मांडीय भूगोल के बारे में जैन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विस्तार से चर्चा करी गई है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन से पुराणों के प्रमुख विषय, पुराणों के प्रमुख विषय इनमें से सर्ग मनवंतर दोनों होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरकोश के अनुसार पारंपरिक
पुराणों के 5 मुख्य लक्षण या विषय विषय माने गए हैं। पहला है सर्ग। सर्ग जो होता है दोस्तों सृष्टि की उत्पत्ति होती है। प्रतिसर्ग क्या होता है? प्रलय और पुनर्सृष्टि को प्रतिसर्ग कहते हैं। वंश जो होता है देवताओं और ऋषियों की वंशावली होती है। मनवंतर काल या चक्र या महायुग को मनवंतर कहते हैं। वंशानुचरित राजाओं के इतिहास को वंशानुचरित कहते हैं। तो ये पुराणों के प्रमुख विषय में 5 विषय माने गए हैं दोस्तों। कौन कौन? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ठीक है, सर्ग और मनवंतर दोनों इसके विषय हैं, तो यहाँ पर 2 ही दिया गया, तो सी ऑप्शन लगा देंगे। पंच सिद्धांतिका 19 नंबर। पंच सिद्धांतिका दोस्तों 12 मिहिर की रचना है। 12 मिहिर ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल के महान भारतीय खगोल शास्त्री हैं, गणितज्ञ हैं 12 मिहिर। 6ठी शताब्दी की सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है पंच सिद्धांतिका। इस पुस्तक में समय के प्रचलित 5 जो प्राचीन खगोलीय सिद्धांत हैं उसके बारे में 12 मिहिर ने बताया, इसीलिए इसको पंच सिद्धांतिका कहा जाता है। पॉलिस, रोमन, वशिष्ठ, सौर और पितामह सिद्धांत का संकलन अपनी इस पुस्तक में पंच सिद्धांतिका में किया था। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया, बड़ा जबरदस्त है। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी? मालविकाग्निमित्रम कालिदास की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, संस्कृत के महान कवि है कालिदास, नाटककार हैं। ठीक है, महाकवि भी इनको कहा जाता है। उनका पहला नाटक है मालविकाग्निमित्रम। नाटक शुंग वंश के राजा अग्निमित्र और देश निकाला पाई हुई एक दासी मालविका की प्रेम कहानी पर आधारित है। इस नाटक के माध्यम से उस समय के मध्य भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश की पूरी जानकारी दी गई है। 21 नंबर क्वेश्चन से सिद्धांत शिरोमणि और कर्ण कुतूहल क्या है? सिद्धांत शिरोमणि और कर्ण कुतूहल जो है ये भास्कराचार्य की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिद्धांत शिरोमणि 1150 ईस्वी और कर्ण कुतूहल प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य द्वितीय की रचनाएं हैं। सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग हैं। लीलावती जो अंगणित से संबंधित है, दूसरा है बीज गणित, गणित अध्याय, और चौथा है आपका गोल अध्याय या खगोल विज्ञान से संबंधित है। गोला अध्याय जो है खगोल विज्ञान से रिलेटेड है। इस ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण और खगोलीय पिंडों की गति के बारे में बहुत जबरदस्त जानकारी बताई गई भास्कराचार्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का एक मंत्र इनमें से कौन सा है? ऋग्वेद का परम तेजोमय परमेश्वर से ज्ञान और प्रकृति की उत्पत्ति हुई। संस्कृति और प्रकृति परमेश्वर से हुई है, परमेश्वर का ज्ञान। इनमें से एक मंत्र ऋग्वेद का कौन सा है? 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। परम तेजोमय परमेश्वर से ज्ञान और प्रकृति की उत्पत्ति हुई, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के नासदीय सूक्त और पुरुष सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। ऋग्वेद के अनुसार इस समस्त ब्रह्मांड, ज्ञान और प्रकृति, ऋत और सत्य की उत्पत्ति परम तेजोमय अविनाशी परमेश्वर यानी परम सत्य के तप और संकल्प से जो है इस सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। जम्बू द्वीप के कितने उपखंड है दोस्तों? जम्बू द्वीप के कितने उपखंड हैं? जम्बू द्वीप के 7 उपखंड हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौराणिक भारतीय भूगोल अगर आप देखेंगे तो उसके अनुसार पूरी पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा गया था, जिसमें सबसे केंद्र में था जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप कौन सा? भारत है। जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते। ठीक है, तो जम्बू द्वीप को जो है विभिन्न पर्वत श्रेणियों 7 मुख्य उपखंडों या वर्षों में विभाजित किया गया था। ठीक है, इलाव्रत वर्ष, कुरु वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, रमयक वर्ष, केतुमाल वर्ष, भाद्रास और भारतवर्ष। तो भारतवर्ष जो है जम्बूद्वीप में पड़ता है। भारतवर्ष जिसमें हम लोग रहते हैं उसको भारतवर्ष। तो जो है 7 वर्ष में बांटा गया है। जम्बू द्वीप के कितने उपखंड है? 7 जो है उपखंड बांटे गए हैं किसके? जम्बू द्वीप के अंतर्गत। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पर्वत श्रृंखलाओं के भेद के कारण से 9 वर्ष भी कभी कभी बता दिया था, लेकिन 7 वर्ष जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। मिलान करें। 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है इलाव्रत। इलाव्रत क्या है दोस्तों? इलाव्रत वर्ष बताएंगे किसको कहते थे? 24 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। इलाव्रत वर्ष मेरू पर्वत के चारों ओर का जो उत्तरवर्ती प्रदेश था उसी को कहते हैं। तो उच्चवर्ती प्रदेश इलाव्रत उच्च, यानी कि ए का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दूसरा था दोस्तों आपका, दूसरा क्या था? किम पुरुष। किम पुरुष की अगर बात की दोस्तों, किम पुरुष जो वर्ष है इसकी अगर बात की जाए तो यह हिमालय और हेमकूट पर्वत का जो बीच का इलाका है, मध्य एशिया का इलाका, उसके कुछ बड़े हिस्से जोड़े जाते हैं। तो मध्य एशिया लगा देंगे। किम पुरुष यानी सी ऑप्शन लग जाएगा। तो पहले का ए और दूसरे का सी लग जाएगा। तीसरा है रमयक वर्ष। रमयक वर्ष जो था दोस्तों ये नील पर्वत के उत्तर का भाग जिसे तिब्बत का इलाका कहते हैं, पठारी क्षेत्र, वो माना जाता है। तो तिब्बत यानी तीसरे का रमयक वर्ष आपका तिब्बत में लग जाएगा। ठीक है, और भाद्रास वर्ष की अगर बात की तो ये आपका मंगोलिया लग जाएगा। ठीक है, तो मेरू पर्वत के जो भाद्रास वर्ष है मेरू पर्वत के पूर्व का क्षेत्र जिसे सुदूर पूर्व और मंगोलिया की दिशा में माना जाता है। तो ये एक प्रकार से जो था जम्बूद्वीप के कई जो है इलाके थे। तो पहले का इसमें करेक्ट आंसर यानी पहले का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे का सी करेक्ट आंसर, तीसरे का भी, चौथे का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन से
आजीरकिया नदी संबंधित है? आजीरकिया नदी दोस्तों चिनाब या जो है ब्यास नदी से रिलेटेड है। इसका ए या बी में से कोई एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए लगा दीजिएगा, चिनाब, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। वैदिक भूगोल में आजीरकिया जो है नदी की पहचान मुख्य रूप से ब्यास नदी से होती है। तो यहाँ पर ब्यास, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लगाएँगे। ए या बी में से कोई एक, ए कहीं-कहीं पे मिलता है। नदी के ऊपरी हिस्से या उसकी एक सहायक जलधारा के रूप में की जाती है। कुछ स्थानों पर इसे सिंधु की सहायक नदियों की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन ब्यास नदी इसका लगा दीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन से घोष का मतलब क्या होता है? घोष का तात्पर्य होता है लघु ग्राम या छोटा ग्राम को घोष कहते हैं, ठीक है? अहीर, पहले अगर इसको ब्रज भाषा में देखेंगे तो घोष का मतलब होता है छोटे आकार का गांव या अस्थायी बस्ती। मुख्य रूप से पहले चरवाहे, पशुपालक या अहीर या ग्वालों की बस्ती को घोष कहते थे, ठीक है? कृष्ण भगवान आयो घोष बड़ो व्यापारी, घोष माने अहीरों की बस्ती में एक व्यापारी आ गया है जो उद्धव नाम से मशहूर था, यह आपने सुना होगा। महाभारत से संबंधित पतंजलि से तो अष्टाध्यायी का बताएंगे। 27 नंबर, महाभारत किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है। और पतंजलि से तो अष्टाध्यायी का रचना किसने किया है? अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र रचना है। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। अच्छा, अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने लगभग में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी और इसके कई शताब्दियों के बाद में महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों पर अपना टीका लिखा, जिसको महाभाष्य कहा जाता है। 28 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म बताएं कब हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं महात्मा गौतम बुद्ध। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नाम का एक गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। नेपाल में पड़ता है वर्तमान में, ठीक है? और महापरिनिर्वाण जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। केदार का तात्पर्य क्या है दोस्तों? केदार, 29 नंबर, केदार का मतलब होता है कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को केदार कहते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो केदार, ठीक है? ये बात आप ध्यान। केदार शब्द का प्रयोग क्या होता है? उपजाऊ, सिंचित और कृषि के लिए सर्वोत्तम भूमि को कहा जाता है। जैसे धान के लहलहाते खेतों या कैरियों के लिए शब्द का प्रयोग खूब किया गया है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान कब भारत में आया था? चीनी यात्री फाहियान दोस्तों 399 ईस्वी में भारत में आया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चीनी बौद्ध भिक्षु था फाहियान। गुप्त वंश के सम्राट थे उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, उनके शासनकाल में ये भारत में आया था, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। 412 ईस्वी तक ये भारत में रहा, ठीक है? 31 नंबर क्वेश्चन से, बौद्ध काल में समस्त उत्तरी भारत कितने राज्यों में बटा हुआ था? 31 नंबर बताएंगे। बौद्ध काल में समस्त उत्तरी भारत जो था दोस्तों वो 16 राज्यों में बटा हुआ था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट, 16 महाजनपद में बटा हुआ था। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें बताया गया है। और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया। खोडिस महाजनपद, ठीक है? ये बात आप ध्यान। इसमें मगध, कोसल, वत्स, अवंती, ये 4 सबसे प्रमुख महाजनपद थे, बाकी और भी थे। 32 नंबर, अंग की राजधानी की, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग महाजनपद जो है 16 महाजनपदों में से एक था, बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों के क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, प्राचीन शास्त्रीय काल, प्राचीन शास्त्रीय एंशियंट क्लासिकल पीरियड इन जियोग्राफी, जियोग्राफी में प्राचीन शास्त्रीय काल कहा जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का जो यूनानी रोमन काल है उसी को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अरब में भौगोलिक ज्ञान के विकास की पृष्ठभूमि है? बताएंगे। 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन अरब के भौगोलिक ज्ञान के विकास की पृष्ठभूमि है दोस्तों? जिज्ञासु, प्रकृति और शासकीय सहायता, पर्यावरण, भौगोलिक पर्यावरण और तीर्थ यात्रा, तीनों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, किसने टॉलेमी की पुस्तक अल्माजस्ट के अनुरूप कानून अल मसूदी लिखा था? टॉलेमी की पुस्तक अल्माजस्ट के अनुरूप, उन्हीं के जैसा कानून अल मसूदी लिखा था। किसने लिखा था? अल बरूनी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? मतलब मध्यकालीन महान विद्वान थे अल बरूनी। खगोल विज्ञान, गणित और भूगोल पर आधारित उनका एक ग्रंथ है कानून अल मसूदी, जो यूनानी विद्वान क्लॉडियस टॉलेमी की प्रसिद्ध खगोलीय पुस्तक अल्माजस्ट के ढर्रे पर आधारित है। मतलब उन्हीं के जैसा है, ठीक है? मतलब उन्हीं के जैसा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न, रास्ते और मुमालिक नामक पुस्तक किसने लिखी? रास्ते और मुमालिक, इस पुस्तक को लिखा है इब्न खुराद बेह ने, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अरब भूगोलवेत्ता है इब्न खुर्दाद बेह। अरब भूगोल का पिता भी इनको कहते हैं। किताब उल मसालिक वल मामलिक, ये पुस्तक लिखी इन्होंने। यह पुस्तक डाक मार्गों, व्यापारिक मार्गों और विभिन्न देशों के भौगोलिक विवरणों का एक ऑफिशियल प्रशासनिक दस्तावेज माना जा सकता है।
37 नंबर प्रश्न, हिंद के करिश्मे और चीन जापान का भूगोल किस अरब भूगोलवेत्ता का है? हिंद के करिश्मे और चीन जापान का भूगोल जो दोस्तों एक प्रकार से अल बाकरिया रूम मुंजी का है। ठीक है, ए या सी में से कोई एक आंसर इसका हो सकता है। यूनिवर्सिटी क्या मानती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अद्भुत कहानियों और यात्रा वृत्तांतों से भरी पुस्तक है अजायब अल हिंद। अजायब अल हिंद की अगर बात की, जिसको हिंद हिंद ए करिश्मे कहते हैं, उसकी रचना 10वीं शताब्दी में के नाबिक और लेखक बुजुर्ग इब्न शहरयार ने करी थी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है वो। रचना की थी उन्होंने, और बुजुर्ग इन शहरयार या कैप्टन राम हुरमुजी, जिसको आप कह सकते हैं रोम हुरमुजी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो, सी या ए कभी कभी मिल जाता है, लेकिन सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन से, पुनर्जागरण काल के प्रमुख खोज यात्री। पुनर्जागरण काल के प्रमुख खोज यात्री थे कौन दोस्तों? मार्को पोलो और जोन्स डीमार्ट दोनों थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन से, कोलंबस किनकी पुस्तक से अधिक प्रभावित था दोस्तों? 39 नंबर, कोलंबस जो था दोस्तों, ये एक प्रकार से पीरे दा एली की पुस्तक इमेजियो मुंडी से बड़ा प्रभावित था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में भारत की खोज में निकले थे, लेकिन भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन अमेरिका जाकर के पहुंच जाते हैं। कार्डिनल पियरे डी एली के द्वारा 1410 में लिखी गई पुस्तक भौगोलिक पुस्तक इमेजियो मुंडी से अत्यधिक प्रभावित थे ये, और इस पुस्तक के प्रति आज भी कोलंबस की निजी टिप्पणियों के साथ सुरक्षित है। और इसके अलावा वे मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांतों से भी प्रेरित हुआ करते थे। मैगलन जल संधि स्थित है कहाँ पर? 40 नंबर, मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर को दक्षिण अमेरिका में दोस्तों मैगलन जल संधि मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर और तियरा डेल फुएगो के द्वीप समूह के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक जलमार्ग है। 41 नंबर क्वेश्चन, लुटेरो का द्वीप संबंधित है। लुटेरो का द्वीप, आइसलैंड ऑफ रोबर्स का संबंध किससे? मैगलन से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। प्रशांत महासागर को पार करते समय 1521 का समय था। फर्डिनेंड मैगलन के जहाजी बेड़े ने गुआम और मारियाना द्वीप समूह की खोज की थी। वहां के स्थानीय निवासियों ने जहाजों से कुछ नावें और सामान उठा लिया था, जिससे नाराज होकर के मैगलन ने उन द्वीपों का नाम रख दिया था इस्लास दे लास लाद्रोनेस रख दिया था, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है लुटेरो का द्वीप। ठीक है, तो मैगलन ने रखा था इस द्वीप का नाम। जब वो यात्रा, मैगलन ने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया था, इसीलिए जो है वो अलग अलग द्वीपों पर जाते रहते थे, तो वहाँ पर जिस द्वीप पर गए वहाँ पर लूट लिया गया इनका सामान, तो इसलिए उन्होंने ये नाम रख दिया था मैगलन ने। 42 नंबर क्वेश्चन से, नई दुनिया अमेरिका का नाम कैसे रखा गया? नई दुनिया अमेरिका का नाम रखा गया था अमेरिको बेस वास्पुस्सी के नाम पर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी, लेकिन वे इसे अंत तक इंडिया ही समझते रहे थे, अमेरिका को इंडिया ही समझ रहे थे वे। बाद में इटली नाविक एक था अमेरिको वेस्पुस्सी, उसने इस तटरेखा का अन्वेषण किया और सिद्ध किया कि यह कोई एशिया का हिस्सा नहीं बल्कि ये नई दुनिया है। इसी कारण से 1507 में जर्मन मानचित्रकार मार्टिन वाल्ड सीमुलर नाम के एक विद्वान है, उन्होंने नए महाद्वीप का नाम अमेरिको, चूंकि अमेरिकी वेस्पुस्सी ने जो है इसका बोला था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर अमेरिका इसका नाम रख दिया था। 43 नंबर क्वेश्चन से, निकोलस कापरनिकस ने कब सौरमंडल संबंधी अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? 43 नंबर, निकोलो कापरनिकस ने सौरमंडल संबंधी अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1543 में। ए ऑप्शन 1543 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1543 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलैंड के खगोल शास्त्री हैं ये निकोलस कापरनिकस। 1543 ईस्वी में क्रांतिकारी पुस्तक के लिखते हैं अपनी, उसका नाम है डी रिवोल्यूशन ऑर्बिमम कोलिस्टियम। आकाशीय पिंडों के परिक्रमण के विषय में एक पुस्तक लिखी है, और सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। टॉलमी के पुराने सिद्धांतों को खारिज किया और ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को हटा करके सूर्य को बताया कि पृथ्वी के केंद्र में, मतलब ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी नहीं है। टॉलमी कहते थे पृथ्वी है। शुद्ध आकृति वाले बेलनाकार प्रक्षेप की रचना किसने की है? 44 नंबर, शुद्ध आकृति वाले बेलनाकार प्रक्षेप की रचना दोस्तों किसने करी है? गरहार्ड मार्केटर ने करी है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1569 ईस्वी में डच मानचित्रकार थे ये जेरार्ड्स मार्केटर, उन्होंने एक विशेष बेलनाकार प्रक्षेप तैयार किया जिसे मार्केटर प्रक्षेप कहा जाता है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन से, जापान और श्याम का भौगोलिक वर्णन नामक पुस्तक प्रकाशित किया किसने? 45 नंबर, जापान और श्याम का भौगोलिक वर्णन ये वारेनियस ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, वारेनियस। ठीक है, ये जो है एक प्रकार जर्मन भूगोलवेत्ता थे और बहुत ही जबरदस्त विद्वान थे।
वर्नहार्ड वारेनियस 1649 में डिस्क्रिप्टियो रेगनी जेपेनी इटसियाम नाम की पुस्तक लिखते हैं ये, ठीक है। और इसी पुस्तक में उन्होंने जो है द्वैतवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया। वारेनियस को भूगोल में द्वैतवाद के लिए जानते हैं हम लोग। सामान्य भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल की शुरुआत इन्हीं से की जाती है, ठीक है। इनकी पुस्तक है जियोग्राफिया जनरलिस, 1650 में आई। उस पुस्तक के लिए बहुत प्रसिद्धि इनको मिली है। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, किसने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में द्वैतवाद को असंगत बताया? तो हमबोल्ट और हार्टसन ने बताया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक भूगोल के संस्थापक अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट और कार्ल लिटर दोनों ने भूगोल को एक समग्र विज्ञान माना था। हमबोल्ट ने अपनी महान कृति कॉस्मॉस में पार्थिव एकता पर जोर दिया और कहा कि प्रकृति एक जीवित समग्रता है, इसलिए भौतिक भूगोल और मानव भूगोल एक दूसरे से अलग करके देखना पूरी तरह से असंगत और अप्राकृतिक है। तो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्होंने ही कहा था। 47 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, निम्नलिखित में से कौन रिटर के शिष्य हुए? कार्ल रिटर के शिष्य कौन है दोस्तों? रेकलस, कीपर्ट, गुयोट, ये सब इनके शिष्य थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप, कार्ल रिटर जो थे उनके बहुत सारे शिष्य थे। 48 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रिफिथ टेलर से नहीं है? ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे नहीं दोस्तों? ग्रिफिथ टेलर। गतिशीलता का सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर का नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी भूगोलवेत्ता है ग्रिफिथ टेलर। जलवायु और मानव प्रजातियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, ठीक है। क्लाइमोग्राफ की अगर बात की जाए, क्लाइमोग्राफ या हीदरग्राफ जलवायु आरेखों का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ये बात है। प्रजातियों के विकास के लिए भी प्रवास कटिबंध सिद्धांत, ठीक है, दिया, तो ये सब इनके लिए है। लेकिन गतिशीलता का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया था दोस्तों। इसको जेलेंस्की नाम के एक विद्वान है 1971 में उन्होंने दिया था, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर ने नहीं दिया था। अपर्दन चक्र संकल्पना बताएंगे। अपर्दन चक्र संकल्पना WM डेविस से रिलेटेड है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, WM डेविस। अपर्दन चक्र की संकल्पना किससे संबंधित है? WM डेविस से संबंधित है। अमेरिकी भू आकृति वैज्ञानिक है विलियम मॉरिस डेविस। 1899 में भौगोलिक चक्र या अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया और बताया कि कोई भी भू संरचना प्रक्रिया और समय यानी अवस्था का प्रतिफल होता है, ठीक है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता इनमें से कौन से हैं? ब्रिटिश भूगोलवेत्ता 50 नंबर, पीटर हैगेट जो हैं ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनकी पुस्तक है मतलब कि लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, 1965 में पुस्तक प्रकाशित हुई है। किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये पुस्तक है ब्रिटिश भूगोलवेत्ता पीटर हैगेट की। 51 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, पृथ्वी मानव पृथ्वी की उपज है कथन किसका है? मानव पृथ्वी की उपज है कुमारी एलन चर्चिल सैंपल का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी, नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी और उनका कथन, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, 1911 में प्रकाशित पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने इस कथन को कहा था। मानव पारिस्थितिकी के जनक इनमें से कौन है? 52 नंबर, मानव पारिस्थितिकी के जनक है दोस्तों H बैराज। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हार्लन H बैराज पूरा नाम है। 1923 में एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स के अपने अध्यक्षीय भाषण में भूगोल को मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में परिभाषित किया था इन्होंने। 53 नंबर प्रश्न है, प्राइमेट सिटी का सिद्धांत किसने दिया है? प्राइमेट सिटी का सिद्धांत मार्क जेफरसन ने दिया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्रमुख शहर, प्राइमेट सिटी को प्रमुख शहर कहते हैं। मार्क जेफरसन ने 1939 में इस सिद्धांत को बताया था। अगला 54 नंबर प्रश्न है, टीओ मैप किस काल में बनाए गए थे? टीओ मैप अंधकार काल में, डार्क पीरियड जब चला था भूगोल का, उस समय बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। यूरोपीय इतिहास में ईसाई धर्म के प्रभाव वाले मध्यकाल, विशेष रूप से 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी को मध्यकाल कहते हैं भूगोल में भी, ठीक है। उसी समय इस काल में वैज्ञानिक मानचित्रण रुक गया था, धार्मिक आधार पर नक्शे बनाए गए थे। टीओ मानचित्रों में ओ जो था पूरी पृथ्वी को दर्शाता है और टी जो था ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका को विभाजित करने वाले जलमार्ग जैसे नील नदी, डॉन नदी और भूमध्य सागर को दिखाता है। जिसके केंद्र में क्या था? यरूशलेम होता था, यहाँ सभी धर्मों का उदय लगभग में हुआ है, यूरोप के सभी धर्म। स्ट्रेबो संबंधित है, स्ट्रेबो रोम स्कूल से संबंधित दोस्तों, रोम स्कूल से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। स्ट्रेबो कहाँ के थे? प्राचीन भूगोलवेत्ता और इतिहासकार थे।
हालांकि मूल रूप से यूनानी थे, लेकिन उनका मुख्य कार्यक्षेत्र रोमन साम्राज्य के काल में ही हुआ, इसलिए रोमन भूगोलवेत्ता इनको माना जाता है। ठीक है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भूगोल के पिता कहलाते हैं कौन? भूगोल के पिता इरेटास्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है। व्यवस्थित भूगोल का पिता भी इन्हीं को कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी हिकेटियस हिकेटियस को आदि भूगोल का जन्मदाता मानते हैं। तो भूगोल का पिता किसको कहते हैं दोस्तों? हिकेटियस को भी मानते हैं, लेकिन हिकेटियस ऑप्शन में नहीं है। हेरोडोटस जो है ये एक प्रकार से हेरोडोटस कौन है? इतिहास के जनक हैं। अरस्तु पॉलिटिकल साइंस के जनक हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इरेटास्थनीज जो है आधुनिक भूगोल के पिता हैं। अगर ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर होता हिकेटियस तो हिकेटियस लगाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर प्रश्न है, जस पीरियोडस का तात्पर्य क्या है? जस पीरियोडस मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का वर्णन करने को जस पीरियोडस कहते हैं। ठीक है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जस पीरियोडस। इसका सीधा सा मतलब पृथ्वी का वर्णन करना होता है, पृथ्वी के चारों तरफ की यात्रा। ठीक है। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिकेटियस से संबंधित है? हिकेटियस की पुस्तक ही है जस पीरियोडस। जो पुस्तक लिखी है हिकेटियस ने ही लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। विश्व का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया इस पुस्तक में, और इसीलिए कई विद्वान हिकेटियस को ही भूगोल का जनक मान लेते हैं इस पुस्तक के आधार पर। 59 नंबर क्वेश्चन से, किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद जो है अल बरूनी की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम और अरब भूगोलविद मतलब भूगोलवेत्ता है ये अल बरूनी, महमूद गजनबी के साथ भारत में आया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तहकीकी हिंद भी इस पुस्तक को कहा जाता है, किताब उल हिंद को। इस पुस्तक में भारत का भूगोल, इतिहास, खगोलशास्त्र, धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में इसने बताया है। रेहला संबंधित है। रेहला एक पुस्तक है जिसको लिखा इब्न बतूता, मोरक्को का निवासी था, भारत में आया था ये। ठीक है, किसके दरबार में आया था ये? आया था दोस्तों, तुगलक वंश के शासक थे, दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान थे, मोहम्मद बिन तुगलक। पागल और सन की तानाशाह भी इसको कहते थे। रेहला का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। तो उसने लगभग में 30 सालों तक यात्रा की थी, और लंबी यात्रा में एशिया, अफ्रीका, यूरोप कई क्षेत्रों में ये गया था, और सभी का वर्णन उसमें किया है रेहला नाम की पुस्तक में। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सांस्कृतिक उद्गम स्थल से कौन सा विद्वान जुड़ा हुआ है? 61 नंबर, सांस्कृतिक उद्गम स्थल, कल्चरल हार्ट के मतलब कि बताएं। सांस्कृतिक उद्गम स्थल कार्ल ओ सावर जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिकन भूगोलवेत्ता है कार्ल ओ सावर। सांस्कृतिक भूगोल का जनक माना जाता है कार्ल ओ सावर को। सांस्कृतिक उद्गम स्थल की संकल्पना दी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लघु प्रदेश या पेज की संकल्पना किस भौगोलिक स्कूल से है? लघु प्रदेश या पेज की संकल्पना दोस्तों फ्रांस स्कूल से है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस के भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास और उनके शिष्यों ने पेज की संकल्पना विकसित की थी। पेज फ्रांस के छोटे छोटे ऐसे ग्रामीण या प्राकृतिक क्षेत्र होते थे दोस्तों, जहां लंबे समय से रहने वाले मानव समुदाय और स्थानीय पर्यावरण के बीच अटूट सांस्कृतिक संबंध यानी समरूपता बन जाती है। फ्रांसीसी संभववाद का मुख्य आधार जो है यही जो है लघु पेज की अवधारणा ही बना। 63 नंबर क्वेश्चन से, मानव भूगोल की समस्याएं किस विद्वान से संबंधित रचना है? मानव भूगोल की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? अल्बर्ट डिमांजिया की पुस्तक है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप, जो विडाल डी ला ब्लास के शिष्य थे अल्बर्ट डिमांजिया। ठीक है, उन्हीं की प्रसिद्ध पुस्तक है प्रॉब्लम्स ऑफ जियोग्राफी ह्यूमनाइन यानी मानव भूगोल की समस्याएं। ठीक है। अगला 64 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में ग्रामीण अधिवास भूगोल पर व्यवस्थित और महत्वपूर्ण अध्ययन किसने किया था? फ्रांस में ग्रामीण अधिवास भूगोल पर व्यवस्थित अध्ययन और महत्वपूर्ण अध्ययन किया था दोस्तों अल्बर्ट डिमांजिया ने ही। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन से, हृदय स्थल की संकल्पना संबंधित है। हार्टलैंड कॉन्सेप्ट ये मैकेंडर से रिलेटेड है। एच जे मैकेंडर ने दिया था हृदय स्थल की संकल्पना। ब्रिटिश भू राजनीतिक हेल्फोर्ड जॉन मैकेंडर ने 1904 में द जियोग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री शोधपत्र में पिवट एरिया की बात करी, जिसे बाद में 1919 में उन्होंने हार्टलैंड स्थल माना यानी हृदय स्थल का सिद्धांत दिया। यह क्षेत्र यूरोप मतलब और एशिया को मिलाकर के यूरेशिया नाम दिया गया आंतरिक भाग में स्थित था, जो चारों तरफ से प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। मैकेंडर का प्रसिद्ध सूत्र था कि जो पूर्वी यूरोप पर राज करेगा वह हार्टलैंड को नियंत्रित करेगा, जो हार्टलैंड पर राज करेगा वह विश्वद्वीप पर राज करेगा, और जो विश्वद्वीप पर राज करेगा वह पूरी दुनिया को नियंत्रित करेगा। ये बात हृदय स्थल सिद्धांत में मैकेंडर ने बताई थी। 66 नंबर क्वेश्चन है, पार्थिविकता का सिद्धांत किसने दिया? पार्थिविकता का सिद्धांत दिया था दोस्तों कार्ल रिटर ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पार्थिविकता यानी पूरा का पूरा सब कुछ जुड़े हुए हैं अंतर से, बाहर से हमको सवाल तमाम सारी चीजें अलग अलग दिख रही है, लेकिन अंदर से सारी पृथ्वी एक में जुड़ी हुई है। 67 नंबर क्वेश्चन से, अर्धकुंडे और कासमास से संबंधित है, बताएंगे। अर्धकुंडे एवं कासमास से संबंधित है।
कार्ल लिटर और हमबोल्ट, कार्ल लिटर और हमबोल्ट, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धकुंडे कार्ल लिटर की महान रचना है, 19 खंडों में प्रकाशित है, पृथ्वी का विज्ञान भी अर्धकुंडे को कहा जाता है। कॉस्मॉस की अगर बात की दोस्तों जी, तो ये अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट की रचना है कॉस्मॉस, ठीक है। ये 5 खंडों में बटी हुई है, 1845 से 1862 के बीच में प्रकाशित हुई रचना है। ब्रह्मांड और पृथ्वी का संकलन कॉस्मॉस नाम की पुस्तक में किया गया है हमबोल्ट के द्वारा। तो अर्धकुंडे कार्ल लिटर की पुस्तक है और कॉस्मॉस हमबोल्ट की पुस्तक है। 68 नंबर क्वेश्चन से, ब्रिटेन की भूमि का सर्वेक्षण किसके नेतृत्व में हुआ? 68 नंबर दोस्तों, ब्रिटेन की भूमि का सर्वेक्षण जो था किसके नेतृत्व में हुआ था? डडले स्टाम्प के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, डडले स्टाम्प, ठीक है। 1930 के दशक में ब्रिटिश भूमि उपयोग सर्वेक्षण शुरू किया गया था और इस विशाल कार्य के अंतर्गत ब्रिटेन के एक एक हिस्से का मानचित्रण किया गया। कौन सी भूमि कृषि के लिए है, कौन सी वन में की भूमि है, कौन सी बस्तियों के अंतर्गत आएगी, सबको विस्तार से बताया गया। अगला क्वेश्चन से, विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में सर्वप्रथम किसने बांटा था? विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में सर्वप्रथम बांटा था दोस्तों, किसने बांटा था? किसने बांटा था? रिचर्ड हार्टसन ने, हर्बर्टसन ने। तो हार्टसन या हर्बर्टसन, इनमें से करेक्ट आंसर क्या? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्बर्टसन, डी ऑप्शन। 1905 में उन्होंने बांटा था, ठीक है। द मेजर नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड नामक लेख में पूरे विश्व को जलवायु, वनस्पति और उच्चावच के आधार पर 15 प्रमुख प्रदेशों में विभाजित किया था इन्होंने, हर्बर्टसन ने। 70 नंबर क्वेश्चन से, रोम स्कूल में किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है? स्ट्रैबो को कहा जाता है, ठीक है। रोम में स्ट्रैबो को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन से, अक्षांश देशांतर की अवधारणा किससे बताएं? अक्षांश और देशांतर की अवधारणा का किसने परिचय दिया? 71 नंबर, तो हिप्पारकस ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हिप्पारकस, ठीक है। यूनान के खगोलविद हैं, भूगोलवेत्ता हिप्पारकस। सबसे पहले वृत्त को 360 डिग्री में इन्होंने विभाजित किया था और उन्होंने पृथ्वी की ग्रिड पर स्थानों को सटीक रूप से दर्शाने के लिए अक्षांश यानी कि लेटिट्यूड्स और देशांतर लॉन्गिट्यूड रेखाओं के जाल का आविष्कार किया था। एस्ट्रोलेब नामक यंत्र भी हिप्पारकस ने ही बनाया था। 72 नंबर क्वेश्चन से, प्राचीन ग्रीक में पृथ्वी की परिधि को किसने गणना की थी? बताएंगे। 72 नंबर, प्राचीन ग्रीक में पृथ्वी की परिधि को किसने गणना की थी दोस्तों? तो इराटासनीज ने गणना किया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इराटासनीज, जो कि भूगोल के पिता भी कहे जाते हैं, व्यवस्थित भूगोल के जनक कहे जाते हैं, मिस्र के 2 शहरों को साइने और साइने मतलब साइने यानी आसमान और अलेक्जेंड्रिया में सूर्य की किरणों के कोणों का अंतर माप करके त्रिकोणमिति की मदद से पृथ्वी की परिधि की गणना कर दी थी। उनकी आज गणना के आधुनिक उपग्रहों के द्वारा मापी गई परिधि लगभग में 40,075 किलोमीटर के बेहद करीब, बिल्कुल बेहद करीब थी। इरेटासनीज। 73 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, अरब भौगोलिक चिंतन का क्या अर्थ है? अरब भौगोलिक चिंतन का अर्थ क्या है दोस्तों, बताएंगे। 8वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य विकसित भौगोलिक ज्ञान को प्रस्तुत करना को अरब भौगोलिक चिंतन कहा जाता है। जब यूरोप अंधकार से गुजर रहा था, तब इस्लाम के स्वर्ण युग के दौरान 8वीं से 15वीं शताब्दी के बीच बगदाद, कार्डोबा, काहिरा जैसे शहरों में ज्ञान बढ़ रहा था। अरब भूगोलवेत्ताओं में जैसे अल मसूदी, अल इदरीसी, इब्न खल्दून ने यूनानी ग्रंथों का अनुवाद किया और मानसून, समुद्र विज्ञान, गणितीय भूगोल में काफ़ी काम किया अरब भूगोलवेत्ताओं ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन से, किस अरब भूगोलवेत्ता में विस्तृत विश्व मानचित्र को सूचित किया था? 74 नंबर, बताएंगे। किस अरब भूगोलवेत्ता ने समस्त विश्व मानचित्र को सूचित किया था? तो मोहम्मद अल इदरीसी ने किया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अल इदरीसी ने 1154 ईस्वी की बात है दोस्तों, 1154 ईस्वी में सिसिली के राजा थे रोजर द्वितीय, उनके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध और विस्तृत विश्व मानचित्र तैयार किया था, जिसे चांदी की प्लेट पर उकेरा गया था। उनकी पुस्तक का नाम है नुजुहतुल मुस्ताक, जिसे टेबुला रोजरियाना भी कहा जाता है। इस मानचित्र की विशेषता यह थी दोस्तों कि इसमें दक्षिण दिशा को ऊपर यानी टॉप पर रखा गया था और उत्तर दिशा मतलब उत्तर को नीचे दिखाया गया था। 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मुकद्दीमा पुस्तक संबंधित है। मुकद्दीमा इब्न खल्दून की पुस्तक है मुकद्दीमा, इब्न खल्दून, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकद्दीमा। मुकद्दीमा को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में मुकद्दीमा का अर्थ होता है दोस्तों क्या? प्रस्तावना का मुकद्दीमा कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। महान अरब इतिहासकार और भूगोलवेत्ता है इब्न खल्दून। 1377 में ये पुस्तक लिखी गई थी। मुकद्दीमा विश्व में प्रसिद्ध पुस्तक है। इसे असरिया या सामाजिक एकजुटता के सिद्धांत और मानव भूगोल
समाजशास्त्र का प्रारंभिक आधार भी मान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 76 नंबर प्रश्न है, हम्बोल्ट ने किस भूगोल को जन्म दिया? 76 नंबर, हम्बोल्ट ने किस भूगोल को जन्म दिया था दोस्तों? सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के जनक कहे जाते हैं हम्बोल्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट भूगोल के अध्ययन के लिए क्रमबद्ध या व्यवस्थित उपागम को उन्होंने अपनाया था। तो इन्होंने किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रमबद्ध भूगोल, क्रमिक भूगोल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। इसका अर्थ है कि पूरी पृथ्वी पर किसी एक विशिष्ट तत्व जैसे तापमान, वनस्पति या वायु दाब का वैश्विक स्तर पर अध्ययन करना और फिर उसके वातावरण मतलब उसके वितरण के नियमों को खोजना कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें फैली हैं, क्यों फैली हैं। इसके विपरीत उनके समकालीन कॉल रिटर ने प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन, तो कॉल रिटर की अगर बात की तो प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन किसने किया? कॉल रिटर ने किया। और क्रमिक भूगोल का अध्ययन किसने किया था? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने किया था। सॉरी, हाँ, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने क्रमिक भूगोल, और प्रादेशिक भूगोल किसने किया था दोस्तों? कॉल रिटर ने किया था। रीजनल ज्योग्राफी कॉल रिटर पूछे तो आपसे पूछेगा रीजनल ज्योग्राफी किस संबंधित है? तो कॉल रिटर संबंधित है। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी से तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट संबंधित है। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति की एकता में विश्वास करता था? प्रकृति की एकता, यूनिटी ऑफ द नेचर। हम्बोल्ट जो थे दोस्तों ये प्रकृति की एकता में विश्वास रखते थे। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, सी ऑप्शन, प्रकृति की एकता हम्बोल्ट के दर्शन का मूल मंत्र था। उनका मानना था कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं, आकाश, पृथ्वी, पौधे, जीव और मनुष्य, सब एक सजीव समग्रता के रूप में आपस में अंतर संबंधित है। उन्होंने अपनी पुस्तक कॉस्मॉस में इसी एकता को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करने का प्रयास किया। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की पुस्तक का क्या नाम है? कॉस्मॉस, ब्रह्मांड से संबंधित पुस्तक। कॉस्मॉस को हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। वोल्कर कुंडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी? वोल्कर कुंडे, वॉल्कर कुंडे रेटजल की पुस्तक है, फ्रेडरिक रेटजल की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं रेटजल महोदय। वोल्डर कुंडे मतलब कि वोल्डर कुंडे का मतलब जानते हैं? वॉल्कर कुंडे का मतलब क्या होता है? वोल्कर कुंडे का हिंदी मतलब होता है मानव जाति का इतिहास। ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी। रेटजल को मानव भूगोल का वास्तविक जन्मदाता माना जाता है। और उनकी एक जो है अत्यधिक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, रेटजल की का नाम है और मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं। 79 नंबर, कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल इन्हीं की शिष्या थी। किसकी? रेटजल की ही शिष्या थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल की मूल रचना इनमें से कौन सी है? 19 नंबर, सॉरी 79 नंबर, 19 नंबर, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल की रचना इनमें से भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट पुस्तक इन्होंने लिखी है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1911 में हुआ था। रेटजल के विचारों को अमेरिकी विद्वानों के सामने बहुत प्रभावी ढंग से इन्होंने रखा था, चूंकि रेटजल की ही शिष्या थी। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता नव निश्चयवाद के समर्थक हैं? नव निश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म के समर्थक हैं जॉर्ज स्टैथम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नव निश्चयवाद या रुको एंड जाओ सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक वैसे तो ग्रिफिथ टाइलर हैं, ग्रिफिथ टेलर है, लेकिन ग्रिफिथ टेलर ऑप्शन में नहीं है। इस विचारधारा का पुरजोर समर्थन और इसकी दार्शनिक व्याख्या की थी बाद में जॉर्ज स्टैथम ने अपनी रचनाओं के माध्यम से। ठीक है, जॉर्ज स्टैथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, फटाफट से आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। प्रश्न है, यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकीय चित्रण यह पुस्तक संबंधित है, बताएंगे। 81 नंबर, यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकीय चित्रण, इस पुस्तक को किसने लिखा है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, रिटर की सबसे विख्यात ग्रंथमाला अर्धकुंडे के कितने खंड थे? अर्धकुंडे रचना जो कि कार्ल रिटर की रचना है 19 खंडों में विभाजित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अपने जीवन काल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने इस पुस्तक को लिखने में समर्पित किया था। 19 खंड में प्रकाशित है। 1817 से लेकर के 1859 के बीच में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, बहुत जबरदस्त रचना है। 83 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फ्रेडरिक रेटजल से संबंधित है? फ्रेडरिक रेटजल की पुस्तक इनमें से कौन सी दोस्तों? इनमें से फ्रेडरिक रेटजल की पुस्तक जो है मानव शास्त्रीय भूगोल, ये पुस्तक इन्हीं की है। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें मानव भूगोल को जन्म के बारे में बताया था इस पुस्तक के माध्यम से। वालकर कुंडे भी जो है इन्हीं की पुस्तक है, रेटजल महोदय की। जातियों के इतिहास संबंधित है ये। राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल जियोग्राफी पुस्तक भी इन्होंने लिखी। 1897 में पुस्तक प्रकाशित हुई। राज्य को एक जीव से तुलना की, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट की बात भी इसी पुस्तक के माध्यम से रेटजल ने करी थी। ये सभी जो है रचनाएं इन्हीं की हैं। 84 नंबर प्रश्न आपका चुका, मिलान कीजिए।
मिलान कीजिए दोस्तों इनमें से, देखेंगे अर्धकुंडे पुस्तक किसकी रचना, अर्धकुंडे पुस्तक दोस्तों किसकी रचना है, कॉल रिटर की रचना है और प्रकाशित कितने खंडों में है, 19 खंडों में है। प्रादेशिक विश्व का ग्रंथ है ये। कॉसमास पुस्तक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की पुस्तक है दोस्तों, ठीक है, और बिल्कुल ठीक बात लगा हुआ है। ब्रह्मांड का भौतिक वर्णन करता है पुस्तक। वाल्कर कुंडे पुस्तक किसकी है, वाल्कर कुंडे फेडजी रेडजल की पुस्तक है, तो सी का एकदम से रेडजल हो जाएगा। और अगला है आपका जियोग्राफी यूनिवर्सल, विडाल डी लाप्लास की पुस्तक है, फ्रांसीसी स्कूल द्वारा शुरू की गई विश्व प्रादेशिक भूगोल की प्रसिद्ध श्रृंखला है ये पुस्तक जियोग्राफी यूनिवर्सल। तो आपका आमने सामने लगा हुआ पहले का ये, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी और जो है फोर्थ का डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जो सामने सामने लिखा सबका सही है। 85 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, देखने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, एनल्स डी जियोग्राफिक पत्रिका संबंधित है, बताएंगे एनल्स डी जियोग्राफी पत्रिका संबंधित है विडाल किससे संबंधित दोस्तों, विडाल डी लाप्लास से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, वाइडल डी लाप्लास या विडाल डी लाप्लास, ठीक है। फ्रांसीसी भूगोल के जनक माने जाते पॉल विडाल डी लाप्लास, उन्होंने अपने सहयोगी लुसियन गैलोइस के साथ मिलकर के 1891 में अत्यंत प्रतिष्ठित भौगोलिक पत्रिका जिसका नाम है एनल्स डी जियोग्राफी, इसकी स्थापना की थी। इस पत्रिका ने फ्रांसीसी संभववादी विचारों और क्षेत्रीय अध्ययनों को दुनिया भर में फैलाने का काम किया था और विडाल डी लाप्लास संभववादी विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। लुसियन फैब्रे ने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उसको आगे बढ़ाया था विडाल डी लाप्लास ने। 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, पार्थिव दृश्यों की एकता तात्पर्य है, बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 86 नंबर, पार्थिव दृश्यों की एकता, यूनिटी ऑफ ईच फेनोमेना का तात्पर्य क्या है, भौतिक कारक एक दूसरे पर आधारित और संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 86, पार्थिव दृश्यों की एकता का तात्पर्य क्या है दोस्तों। 86 नंबर, यूनिटी ऑफ अर्थ फेनोमेना, इसका मतलब होता है भौतिक कारक एक दूसरे पर आधारित और संबंधित हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, विडाल डी लाप्लास की महत्वपूर्ण पुस्तक इनमें से कौन सी है। विडाल डी लाप्लास, मानव भूगोल का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी ह्यूमनाइन, मतलब कि ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ए ऑप्शन मानव भूगोल का सिद्धांत, ठीक है, विडाल डी लाप्लास की पुस्तक है। विडाल डी लाप्लास की मृत्यु 1918 में हो चुकी थी, उसके बाद उनके नोटों, जो भी उनके नोट्स वगैरह जो लिखे थे और जो उनके अप्रकाशित जो लेख थे उनको संपादित करके उनके दामाद थे इमैनुअल डी मॉर्टन, उन्होंने 1922 में इस जो है पुस्तक का प्रकाशन करवाया था। फ्रांसीसी मानव भूगोल का बाइबिल कही जाती है मानव भूगोल का सिद्धांत नाम की पुस्तक। 88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, ग्रिफिथ टेलर की पुस्तक जियोग्राफी इन दी 20th सेंचुरी कब प्रकाशित हुई। ग्रिफिथ टेलर की पुस्तक है दोस्तों कौन सी, जियोग्राफी इन द 20th सेंचुरी। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 में, 1951 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ऑस्ट्रेलियाई कनाडाई भूगोलवेत्ता थे ये ग्रिफिथ टेलर, नव निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं और उनकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी। 1951 में न्यूयॉर्क और लंदन में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। इस पुस्तक में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भूगोल में जो वैचारिक बदलाव आया था, जो ज्योग्राफी का दर्शन था, प्रवृत्तियों का, उन सभी का बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। 89 नंबर, ग्रिफिथ टेलर ने निश्चयवाद को क्या कहा। ग्रिफिथ टेलर ने निश्चयवाद को क्या कहा था दोस्तों, ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद को साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म यानी कि वैज्ञानिक निश्चयवाद कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रिफिथ टेलर ने कट्टर निश्चयवाद और उग्र संभववाद दोनों को खारिज किया और उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, जिसे वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको एंड जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। उन्होंने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का उदाहरण दिया कि जैसे एक पुलिसकर्मी जो होता है यातायात की गति को धीमा या तेज कर सकता है पर उसकी दिशा नहीं बदल सकता, वैसे ही मनुष्य जो होता है प्रकृति के विकास की गति को बदल सकता है और उसकी अंतिम सीमाओं को तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर टैथम ने निश्चयवाद को क्या कहा। डॉक्टर टैथम ने निश्चयवाद को क्रियात्मक संभववाद या व्यवहारिक मार्ग के रूप में कहा है। क्या कहा दोस्तों, क्रियात्मक संभववाद, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज टैथम ने ग्रिफिथ टेलर के नव निश्चयवाद की समीक्षा की और दार्शनिक रूप से इसको क्या कहा था, पैरागमेटिक प्रोसिबिलिज्म कहा था, ठीक है, प्रोगमेटिक पॉसिबिलिज्म, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, व्यवहारिक या क्रियात्मक संभववाद।
अगला क्वेश्चन 91 नंबर प्रश्न है, प्रासंभाव्यवाद का प्रयोग कहाँ किया गया? प्रासंभाव्यवाद, प्रोबेबिलिज्म, ब्रिटेन में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी अवधारणा मुख्य रूप से ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे स्पेट नाम के, OHK स्पेट, उनके द्वारा 1953 में करी गई थी। संभववाद की प्रक्रिया में उन्होंने तर्क दिया था कि यद्यपि पर्यावरण के भीतर मनुष्य के पास कई विकल्प संभव होते हैं, लेकिन कुछ विकल्प के चुने जाने की संभावना अन्य विकल्पों की तुलना में बहुत अधिक होती है, जो भौतिक पर्यावरण की अनुकूलता पर डिपेंड करते हैं। ईसा बोमेन संबंधित हैं। ईसा बोमेन ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है नहीं, अमेरिकन भूगोलवेत्ता है ये। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी के निदेशक भी थे ये ईसा बोमेन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के भौगोलिक सलाहकार के रूप में उन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में भाग भी लिया था। किसने? ईसा बोमेन ने। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी। 1921 में जिस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, तो ईसा बोमेन अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। इमेनुअल कांट जर्मन क्या थे? दार्शनिक, वैज्ञानिक या दोनों? तो इमेनुअल कांट दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ठीक है, और उन्होंने कोनिंग्सबर्ग विश्वविद्यालय में 40 वर्षों तक भौगोलिक मतलब भौतिक भूगोल पढ़ाया था, और उन्होंने ही भूगोल को एक मतलब कि अपवाद स्वरूप क्षेत्रीय विज्ञान के रूप में परिभाषित भी किया। वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों थे ये। इतिहास की भौगोलिक धुरी है। इतिहास की भौगोलिक धुरी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन द एस्टेब्लिश जियोग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की भौगोलिक धुरी की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैलफोर्ड जे मैकेंडर ने 25 जनवरी 1904 को रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन के सामने अपना ऐतिहासिक शोध पत्र पढ़ा था, जिसका शीर्षक था द जियोग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री। इसी शोध पत्र से दुनिया में भू राजनीति यानी कि जियोपॉलिटिक्स की आधुनिक नींव पड़ी थी। आगे चल करके यही हार्टलैंड थ्योरी का आधार बना था। 95 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न ग्रंथ डेमोक्रेटिक आइडियाज ऑफ रियलिटी संबंधित किससे? डेमोक्रेटिक आइडियाज ऑफ रियलिटी संबंधित दोस्तों हैलफोर्ड जे मैकेंडर से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह पुस्तक एच.जे. मैकेंडर द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद 1919 में लिखी गई थी। इसी पुस्तक में उन्होंने अपने 1904 के पिवट क्षेत्र सिद्धांत को संशोधित किया और इसका नाम बदल करके हार्टलैंड रखा था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ब्रिटेन में डडले स्टंप को भूमि उपयोग के लिए कब सर की उपाधि दी गई थी? बताएंगे। डडले स्टंप को सर की उपाधि दी गई थी भूमि उपयोग के लिए 1965 में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन 97 नंबर प्रश्न है। ग्लोसरी ऑफ जियोग्राफिकल टर्म निम्नलिखित में से किसकी है पुस्तक? 97 नंबर। ग्लोसरी ऑफ जियोग्राफिकल टर्म डडले स्टाम्प की पुस्तक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डडले स्टाम्प। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित भूगोलवेत्ता में से कौन ब्रिटेन स्कूल से संबंधित नहीं है? ब्रिटेन भूगोल से संबंधित कौन नहीं दोस्तों? देखिए, पीएम रॉक्सबी, मैकेंडर, चिसोल्म, ये तीनों जो हैं ब्रिटेन भूगोल से संबंधित हैं, जबकि डिमांजिया जो है ये ब्रिटेन भूगोल से संबंधित नहीं है। अल्बर्ट डिमांजिया दोस्तों ये प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, जो बिडाल डी ला ब्लास के परम शिष्य में से एक माने जाते हैं। ठीक है, तो डिमांजिया किसके शिष्य थे? बिडाल डी ला ब्लास के शिष्य थे। बिडाल डी ला ब्लास संभववादी विचारधारा देने वाले विद्वान हैं, जो कि फ्रांस से संबंधित थे। 99 नंबर क्वेश्चन से किसने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक प्रदेश निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष प्रदेश होते हैं? प्राकृतिक प्रदेश निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष प्रदेश होते हैं, तो हर्बर्टसन ने किया था या हेंटिंगटन ने डडले स्टाम्प? भौगोलिक विशेषताओं विशेष करके भौगोलिक प्रसिद्ध प्रादेशिक भूगोलवेत्ता विशेष करके हर्बर्टसन और उनके समकालीन ब्रिटिश विचारकों जैसे चिसोल्म, स्टाम्प, इन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पे स्पष्ट किया कि पृथ्वी पर कोई भी प्रादेशिक प्रदेश एकदम कड़े या फिक्स सीमाओं से बंधा नहीं होता। मानवीय क्रियाकलापों और समय के साथ इनकी सीमाओं और उपयोगिता में बदलाव आता है, इसीलिए ये सीमाएं हमेशा सापेक्ष होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन से 100 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव भूगोल के विशेषज्ञ हैं? आधुनिक मानव भूगोल के विशेषज्ञ हैं पीटर हैगेट। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि को करिकुलर मास्टर चैनल पर हमारे और भी पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है, तो आप उस चैनल पर देख लीजिएगा।
पीटर हैगेट जो थे दोस्तों, ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है। 1960 के दशक की मात्रात्मक क्रांति के बाद आधुनिक मानव भूगोल को एकदम नया रूप इन्होंने ही दिया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान दें। लोकलाइजेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक लिखी इन्होंने 1965 में। ज्योग्राफी या मॉडर्न सिंथेसिस पुस्तक लिखी इन्होंने। ठीक है, ये सब पुस्तकें इनकी बड़ी फेमस हैं। ठीक है, बाकी आप इसका आंसर की भी देख पाएंगे, ऐसे ही आंसर की रहेगा हर एक प्रैक्टिस सेट के नीचे सभी का आंसर की। देखिए जो टिक लगा हुआ है वो सही भी है, गलत भी हो सकता है। इसीलिए जो मैं आंसर की मैंने तैयार किया आपके लिए, ताकि इसको आप देखेंगे ये आंसर की नीचे लगी हुई है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी पेपर 2 यानी भूगोल का भी मैं लाऊंगा, बेसिक सेमेस्टर का भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, चाहे इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट का और चाहे आपको भारत का भूगोल का या ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, इनका सभी का चाहिए, तो आप एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। लिखित और ऑब्जेक्टिव टाइप के नोट्स दोनों मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध है। आप जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। जैसे आप फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। वैसे वीडियो लेक्चर्स आप यूट्यूब पर ही देख पाएंगे, लेकिन उसका जो पीडीएफ नोट्स होगा प्रैक्टिस सेट है, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रैक्टिस सेट तमाम सारा मिल जाएगा आंसर सीट के साथ। आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि पिछले साल कई विश्वविद्यालय में पूछे गए सारे क्वेश्चंस पेपर हैं जो मैं सॉल्व करवाता हूं और वही सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा, तो इसको आप प्राप्त कर लीजिए मात्र 100 रुपये फीस में। सभी सब्जेक्ट का, आपका जियोग्राफी के दोनों पेपर का, हिंदी के दोनों पेपर का, पॉलिटी के दोनों पेपर का, हिस्ट्री के दोनों पेपर का, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, और को करिकुलर कम से कम 6-7 प्रैक्टिस आपको को करिकुलर का मिल जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। तो आप सभी लोग आसानी से पढ़िए, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ बारीकी के साथ समझाया जाएगा। दोस्तों मात्र 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिलने की संभावना है। यहाँ पर 100 रुपये फीस में सब कुछ आपको मिल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग तुरंत फीस जमा करें। ये फीस किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैंने इस लेक्चर को लिया है। धन्यवाद।